सादर नमस्कार। मैं रमेश चंद मीना। मुंशी प्रेमचंद के कथा साहित्य की प्रासंगिकता पर आज हम इसलिए बातचीत करना चाहते हैं कि उनकी जयंती इसी महीने में मनाई जाती है। इससे पूर्व अक्सर सवाल उठता रहता है प्रेमचंद की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है, और जबकि दलित साहित्य में इनको लेकर के कई तरह के सवाल उठते रहे। मैं इस समय प्रेमचंद की कथा साहित्य की प्रासंगिकता पर 5 अगस्त 2011 में माणिक्यलाल वर्मा आदिवासी जाति शोध संस्थान उदयपुर में साहित्य अकादमी की गोष्ठी में पत्रवाचन किया गया था, और अगस्त 2011 के अंक मधुमती में ये लेख प्रकाशित हुआ। आप देख रहे हैं उस समय अध्यक्षता की थी हेतु भारद्वाज कथाकार ने। अतिथि थे डॉक्टर नंद चतुर्वेदी वरिष्ठ कवि और आलोचक डॉक्टर नवल किशोर, और पत्रवाचन किया था प्रेमचंद के कथा साहित्य की प्रासंगिकता पर। मैं उस मधुमती में प्रकाशित आलेख को और पत्रवाचन को या वाचन के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। प्रेमचंद के कथा साहित्य की प्रासंगिकता भारतवर्ष पर 2 व्यक्तित्व का गहरा प्रभाव रहा है। प्रथम गांधी और दूसरे साहित्यकार प्रेमचंद का। ये दोनों अलग अलग क्षेत्र के सरताज होते हुए भी एक दूसरे से जुड़े हुए रहे हैं। गांधी को यह देश राष्ट्रपिता कहता है तो प्रेमचंद को उपन्यासकार सम्राट कहकर सम्मानित करता है। गांधी का महत्व इस देश की राजनीति पर जितना रहा है, उससे अधिक सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक परिवेश पर भी पड़ता है। इस अर्थ में प्रेमचंद के कथा साहित्य पर गांधीवाद का प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता। हिंदी साहित्य पर प्रेमचंद का वैसा ही प्रभाव रहा है जिस तरह से उस दौर में गांधी का रहा। प्रेमचंद ने हिंदी कथा साहित्य को निश्चित दिशा दी है। प्रेमचंद आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने अपने दौर में रहे हैं, बल्कि किसान जीवन की उनकी पकड़ और समझ को देखते हुए उनकी प्रासंगिकता और अधिक बढ़ जाती है। किसान की दृष्टि से उनकी पकड़ और समझ को देखते हुए उनकी प्रासंगिकता और अधिक सार्थक होती है। किसान की दृष्टि से अगर प्रेमचंद के कथा साहित्य को यदि पुनः देखा जाए तो कई अर्थों में प्रेमचंद गांधी से भी आगे की सोच रखते हुए दिखाई देते हैं। किसान जीवन के यथार्थवादी चित्रण में प्रेमचंद हिंदी साहित्य में अनूठे और लाजवाब रचनाकार रहे हैं। प्रेमचंद की आलोचनात्मक पड़ताल करने वाले नंद दुलारे वाजपेयी भी जब उनके कथा साहित्य के महत्व पर विचार करते हैं तब वे उनकी तुलना तोल्स्टॉय से करते हुए नजर आते हैं। तो आज के रचनाकार रमेश उपाध्याय प्रेमचंद को अपने लिए प्रेरक मानते हैं। असगर वजाहत हो या अखिलेश कफन कहानी को महत्वपूर्ण बताते हैं, तो ममता कालिया आज के संदर्भ में सवा शेर गेहूं को महत्वपूर्ण मानती है। सारे विवादों, असहमतियों के बावजूद रचनाकार कुछ कारणों से कालातीत होता है। तभी तुलसीदास, कबीरदास और प्रेमचंद आज भी हमें प्रासंगिक लगते हैं। गहरी अंतर्दृष्टि के जरिए वे सामाजिक व्यवस्था को चित्रित करने में सिद्धस्त रहे। प्रेमचंद हमें आज और अधिक प्रासंगिक किसान जीवन के संदर्भ में लगते हैं। प्रेमचंद का जितना विरोध आज हो रहा है उससे अधिक अपने जीवन काल में भी हुआ था। उन्हें गांधीवादी, आदर्शवादी, मार्क्सवादी कहा जाता रहा, जबकि वे सही अर्थों में देखा जाए तो किसान जीवन के चितेरे
होने के कारण आज भी हमें उतने ही नवीन लगते हैं जितने अपने समय में थे। प्रेमचंद का कथा साहित्य जितना समकालीन परिस्थितियों पर खरा उतरता है उतना ही बहुत हद तक आज भी दिखाई देता है। भले ही देश आज़ाद है पर महिलाओं, दलितों और किसानों की स्थितियों में बहुत कुछ वैसा ही अन्याय और शोषण दिखाई देता है। उनकी रचनाओं में अधिक गरीब, श्रमिक, किसान, स्त्री जीवन का सशक्त चित्रण उनकी दर्जनों कहानियों, उपन्यासों में हुआ है। सदगति, कफन, पूछ की रात और गोदान में मिलता है। रंगभूमि, प्रेमाश्रम और गोदान के किसान आज भी गाँव में देखे जा सकते हैं, जो वैसे ही ऋणग्रस्त और शोषण का शिकार जिस तरह से होरी अपने काल में रहा है। जो गाय जैसी महत्वाकांक्षा को साथ लिए हुए इस दुनिया से कूच कर जाता है, सेवा सदन की सुमन की तरह कोठे पर बैठने का सिलसिला आज भी बंद नहीं हुआ है। गबन उपन्यास का रमानांत हैसियत से अधिक दिखने की लालसा में सरकारी धन का घफला करता है। प्रेमचंद का की कथा साहित्य में भारतीय समाज के सभी वर्गों, भारतीय जीवन के सभी पक्षों और भारतीय मनुष्य के सभी रूपों का चित्रण किया है। उतना दूसरे किसी भारतीय लेखक में शायद ही मिले। उनका रचनात्मक संदर्भ यूरोपीय उपन्यासों से भी भिन्न रहा है। प्रेमचंद जिस दौर में रचनारत थे उस समय विश्व स्तर पर लू शुन और मैक्सिम गोर्की भी लेखनी चला रहे थे। इनके अलावा संपन्न देशों में साहित्य की स्थिति को कार्डवेल के शब्दों में मरणासन संस्कृति ही कही जा सकती है। उस समय प्रेमचंद गुलामी से लड़ती जनता को अभिव्यक्त कर रहे थे, तो चीन के लूशन भी, ये दोनों अपनी मुक्ति, राष्ट्रीय मुक्ति और संघर्षरत जनता के लेखक रहे। लेकिन लूशन केवल कहानियाँ ही लिखते हैं, प्रेमचंद कहानी के अलावा उपन्यास भी लिखते हैं, तब जब दुनिया में उपन्यास मर रहा था। ऐसे दौर में प्रेमचंद ने कथा साहित्य के इस रूप को अपनी ऊंचाई तक पहुंचाकर उपन्यास सम्राट की उपाधि हासिल की है। बंगाल के शरत चंद्र और रविंद्रनाथ के गोरा श्रीकांत की तुलना प्रेमचंद के प्रेमाश्रम और गोदान से करने पर वे अनूठे रचनाकार नजर आते हैं। प्रेमचंद देश की विशाल जनता, खेती और देश के श्रमिक और किसानों की गाथा लिखने वाले भारतीय साहित्यकार रहे। प्रेमचंद के कई प्रेरक रहे। उन पर तोल्स्टॉय का प्रभाव किसान जीवन पर लिखने से रहा है। आश्चर्य है कि तोल्स्टॉय का लेखन जहाँ जरूरत है, जहाँ रुकता है, वहाँ से प्रेमचंद शुरुआत करते हुए लगते हैं, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर भी दिखाई देता है। तोल्स्टॉय अंतर विरोधग्रस्त लगते हैं, प्रेमचंद नहीं। वे अंतिम समय में चर्च के पादरी अधिक लगते हैं। प्रेमचंद भले ही आर्य समाज से शुरुआत करते हैं पर लगातार क्रांति की दिशा में अग्रसर होते हैं। गोर्की भी अंतिम समय में ईश्वर की तलाश में भटकते नजर आते हैं। प्रेमचंद कभी ईश्वर से इतने परेशान नहीं थे जितने गोर्की रहे होंगे। प्रेमचंद के कथा साहित्य की प्रासंगिकता को कई तरह से देखा जा सकता है। इस अर्थ में प्रेमचंद हमारे लिए चुनौती है कि हम उन्हें कितना कम जानते हैं। रमेश उपाध्याय लिखते हैं कि जब भी मैं उनको पढ़ता हूँ वे आज भी उतने ही नए लगते हैं। कमल किशोर गोयनका उनको चुनौती देते हैं, जो मानकर चलते हैं कि प्रेमचंद पर बहुत काम हो चुका है। वे आज भी इस लेखक पर कई तरह से काम करने की ज़रूरत महसूस करते हैं। अभी भी प्रेमचंद की रचनाओं की समग्र कालक्रमानुसार सूची नहीं बन सकी है। इस कमी के कारण गलत तथ्य, गलत निष्कर्ष लिए जाते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर मदान और रामविलास शर्मा तक के यहाँ भी गलत तिथियाँ देखी गई। प्रेमचंद पर गांधीवादी प्रभाव को लेकर असमंजस, अंतर्विरोध, अस्पष्टता का कोरा आज भी पूरी तरह से छट नहीं सका। प्रेमचंद पर गांधीवाद का प्रभाव आज तक चर्चा में है। देश की राजनीति पर एकमात्र गांधी का वर्चस्व था। गांधी ने आज़ादी की लड़ाई को सुचिंतित दिशा प्रदान की थी।
राजनीति में राष्ट्रीय चरित्र निर्माण का जैसा काम गांधी ने किया, वैसा साहित्य में प्रेमचंद ने किया। डॉक्टर बच्चन सिंह व प्रोफेसर केसरी कुमार प्रेमचंद को गांधीवाद के प्रतिनिधि लेखक मानते हैं। वे हिंदी साहित्य को प्रेमचंद का केवल इसलिए ऋणी नहीं मानते कि स्वदेशी आंदोलन व अछूतोद्धार को गांव-गांव पहुंचाया, क्योंकि सारे काम करने वाले गांधी रहे। क्या प्रेमचंद गांधी के भक्त थे? ऐसे ढेरों सवाल आज भी मुंह बाएं खड़े मिलते हैं। शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में पुस्तक में जो लिखा, उनमें एक घटना उल्लेखनीय है। प्रेमचंद गांधी जी से वर्धा से मिलकर लौटते हैं। बात ही बात में गांधी जी की प्रशंसा सुनकर शिवरानी ने साफ शब्दों में कहा बैठती है, तुम गांधी के चेला होकर लौटे हो। प्रेमचंद ने बताया, जो बात वे कह रहे हैं वह मैं प्रेमाश्रम में किसानों के बारे में पहले से ही लिखता चला आ रहा हूँ, और गांधी भी तो यही कह रहे हैं। इस उदाहरण से विचारकों ने मान लिया कि प्रेमचंद गांधीवादी थे। प्रगतिशील उन्हें मार्क्सवादी साबित करने में लगे रहे। दरअसल हिंदी साहित्य में गांधीवादी प्रेमचंद के बजाय चैनेन्द्र कहे जा सकते हैं। प्रेमचंद पर गांधीवाद का प्रभाव वैसे ही था जिस तरह तोल्स्टॉय का रहा है। प्रेमचंद की कई बातों पर गांधी से असहमतियां रही। जिन किसानों की अहम भूमिका गांधी के आंदोलन में रही है, वह प्रेमचंद की रचनाओं में भी प्रमुख रूप से दिखाई देती है। किसान का एक ऐसी कड़ी रही है जिससे ये दोनों अलग अलग क्षेत्र के व्यक्तित्व समान रूप से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। गांधी के यहाँ किसान कठपुतली की तरह हैं, तो प्रेमचंद के यहाँ आज़ाद है। अगर किसान जमींदार के खिलाफ, मजदूर पूंजीपति के खिलाफ खड़े होते हैं, तो गांधी उन्हें तुरंत रोक देते हैं। गांधी के यहाँ किसान की जो स्थिति रही, वही प्रेमचंद के यहाँ नहीं थी। इससे ये साबित होता है कि प्रेमचंद न गांधीवादी थे और न ही उनके अंधभक्त थे। प्रेमचंद के उपन्यास और कहानियों में किसान जमींदार की टकराहटें खूब सुनाई देती है। प्रेमचंद गांधीवाद के प्रचारक मात्र नहीं थे और न ही गांधी के सत्याग्रह की वकालती करने वाले थे। नामवर सिंह स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं, प्रेमचंद के साहित्य में केवल गांधीवाद की गहरी छाप देखना, गांधी जी के समस्त विचारों की छाया देखना और ये कहना कि अंत में न सही तो आरंभिक दिनों में वे गांधीवादी थे ही, सरासर गलत है, ज्यादती है। नामवर सिंह गांधी के प्रभाव को सिरे से ही नकार रहे हैं, तो दूसरी तरफ बच्चन सिंह की राय अधिक सच लगती है। प्रेमचंद गांधीवाद से प्रभावित थे। उनका आरंभिक उपन्यास प्रेमाश्रम गांधीवाद के प्रभाव में ही लिखा गया था। हृदय परिवर्तन द्वारा राम राज्य स्थापना करना इनका ध्येय रहा। उन पर गांधी की कार्यप्रणाली, जीवन दर्शन और व्यक्तित्व के प्रति प्रेमचंद की गहरी श्रद्धा रही। ये प्रभाव प्रारंभिक रचनाओं में अधिक दिखाई देता है, जो गोदान तक आते आते मुक्त होने लगते हैं। यह सही है कि प्रेमचंद पर गांधीवाद का प्रभाव रहा है, पर आरंभिक दौर में जैसा जितना प्रभाव होता है वैसा बाद तक नहीं रह पाता। स्वाधीनता संग्राम में किसानों की भूमिका को राजनीति में समझने वाले पहले गांधी थे, जो साहित्य में प्रेमचंद कहे जा सकते हैं। जबकि किसान की भूमिका की राजनीति में साम्यवादी भी नहीं समझ सकते थे। किसान के महत्व को दोनों ने अपनी अपनी तरह से समझा और आगे चलकर दोनों के रास्ते भी अलग हो जाते हैं। तो गांधी किसान को जमींदारों के विरोध में जाने से रोकते हैं, पर प्रेमचंद की कथा साहित्य में प्रमुख रूप से किसानों का संघर्ष जमींदारों, साहूकारों और पटवारियों से होता है। गांधी के लिए आज़ादी के आंदोलन में जितनी आवश्यकता किसान की थी, उतनी ही जमींदारों, पूंजीपतियों की भी होती है। वे आंदोलन में सबको साथ लेकर चलना चाहते थे। ऐसी किसी तरह की मजबूरी रचनाकार के नाते प्रेमचंद की नहीं थी, जैसे राजनीति में गांधी की रही है। गांधी के स्वराज में रामराज्य की परिकल्पना निहित होती है, जबकि प्रेमचंद का स्वराज अलग तरह का रहा। प्रेमचंद गांधी की आध्यात्मिकता और रहस्यवादिता की धारणा से मुक्त रहे हैं। देश की 70% आबादी किसान को वास्तविकता में समझने वाले रचनाकार साबित होते हैं। पहले किसान जीवन से जुड़ा आधुनिक महाकाव्य लिखते हैं। वे एक तरफ किसान आंदोलन से जुड़ा प्रेमाश्रम लिखते हैं, जिसमें किसान जमींदारों के खिलाफ तनकर खड़े मिलते हैं।
तो दूसरी तरफ रंगभूमि का सूरदास छोटी सी जमीन का मालिक होते हुए भी पूंजीपति से सीधा संघर्ष करता है। कर्मभूमि प्रेमाश्रम की अगली कड़ी के रूप में इसमें किसान के अलावा छात्र, मजदूर, हिंदू, मुसलमान, गरीब, अमीर सभी लोग हैं। गोदान 1936 में लिखा गोदान में आते आते भारतीय किसान की दयनीय व वास्तविक स्थिति से सीधा साक्षात्कार होता है। भारतीय उपन्यास साहित्य में किसान जीवन के यथार्थवादी चित्रण की परंपरा को फकीर मोहन सेनापति के बाद प्रेमचंद ने विकसित किया है। भारतीय उपन्यास और प्रेमचंद पर मैनेजर पांडे विचार करते हुए लिखते हैं, प्रेमचंद की कथा साहित्य में मध्य वर्ग भी है, लेकिन केंद्रीय स्थिति किसान जनता की ही है। यहाँ किसानों का जीवन संघर्ष के केंद्रीय विषय है। किसान जिस शोषण के शिकार थे, उस शोषण के पेचीदा तंत्र, उसकी जटिल प्रक्रिया और उसकी भयानक परिणति का चित्रण प्रेमचंद ने किया है। इनके कथा साहित्य के लगभग सभी नायक किसान ही रहे हैं। किसान जीवन के विभिन्न रूप, जीवन संघर्ष और मुक्ति संघर्ष में लगे किसान के विभिन्न रूप दिखाई देते हैं। इनके यहाँ किसान जीवन समग्रता में चित्रित होता है। कथा साहित्य में किसान को केंद्र में रखकर उनकी वास्तविकता और आकांक्षाओं का कलात्मक चित्रण कर उनकी उपन्यास की विशिष्ट यथार्थवादी परंपरा का निर्माण किया है। उनका किसानों से प्रेम और सहानुभूति साफ दिखाई देती है। जब किसान संघर्ष करते हुए हारने के बावजूद जीतते हैं और सामंतवाद हारता है, उनकी रचनाओं की किसान जीवन का ट्रेजिक महाकाव्य कह सकते हैं। इस ट्रेजिक स्थिति का रंगभूमि में कलात्मक स्तर प्रकट होता है तो गोदान कला का चरमोत्कर्ष है। प्रेमचंद के हाथों हिंदी उपन्यास की कर्मभूमि नहीं बदलती, बल्कि उसका कायाकल्प भी होता है। गोदान उपन्यास किसान जीवन का मर्मस्पर्शी, करुण और त्रासद दस्तावेज बन जाता है। प्रेमचंद के कथा साहित्य में जीवनानुसार भाषा का प्रयोग हुआ है। हर वर्ग, जातियों की सांस्कृतिक जड़ें उसकी भाषा में नीत होती है। मालती मेहता, रमानाथ और देवी दीन खटीक और होरी दुनिया की किसान संस्कृति की भाषा अलग दिखाई देती है। सही कहते हैं मैनेजर पांडे कि शेखर एक जीवनी के शेखपुर भाषा में गोदान नहीं लिखा जा सकता। होरी की भाषा में शेखर का द्वंद्व नहीं आ सकता। ठीक वैसे ही किसानों, आदिवासियों और दलित समुदाय की अभिव्यक्ति के लिए भारतीय जनजीवन की भाषा और बोली का रचनात्मक प्रयोग हुआ है। लोक से जुड़ी अनुभूति, दलित से लेकर आदिवासी तक की परंपरा भारतीय कथा साहित्य में रही है। बांग्ला की महासीता देवी से लेकर गोपीनाथ महंती तक की परंपरा जाती है। किसान, आदिवासी और दलित जीवन भारतीय आमजन रहा है। किसी रचनाकार की प्रासंगिकता इस बात में भी है कि वे सार्वकालिक होते हैं, तो रचनाकार की जीवंतता ही है। गांधी का हरिजन व अछूतोद्धार, प्रेमचंद का दलित पात्रों पर कलम चलाना आज बहस में है, फिर भी वे दलित पर कलम चलाने से एक नई बहस के घेरे में। सही लिखते हैं गोयनका जी कि प्रेमचंद पर शोध होना आज भी जरूरी है। प्रेमचंद पर काम बंद नहीं हुआ है। एक नए फ्रंट के रूप में दलित संदर्भ में पुनः उनकी पड़ताल जारी है। डॉक्टर धर्मवीर सामंत का मुंशी, प्रेमचंद की नीली आंखें, रतन कुमार सामरिया मुंशी प्रेमचंद और दलित लिख रहे हैं, तो जनसत्ता के मंच पर कल तक भी वे बीच बहस में होते हैं। तो दूसरी तरफ रूप नारायण सोनकर अगर कफन, सदगति और दूध का दाम और सुअर दान लिख रहे हैं, तो चुनौती है कि कौन अधिक दलित चेतना संपन्न है। दलितों पर जितना आज सोचा विचारा जा रहा है, उस दौर में प्रेमचंद पहले साहित्यकार रहे हैं जिन्होंने आज की चिंता उस दौर में व्यक्त की थी। दोनों की चिंताएं एक होते हुए एक समान नहीं है। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि जिस गाय की पूंछ को पकड़कर इस भवसागर से पार पाया जा सकता है, उस मिथ को दूसरे मिथ का सामना करना पड़ जाएगा। प्रेमचंद की दलित चेतना को चुनौती देती
दलित रचनाएं, दलित साहित्य वर्तमान में कितने ही सवाल जड़ रहा है। तभी डॉक्टर बच्चन सिंह हिंदी साहित्य का दूसरा साहित्य में दलित साहित्य की पड़ताल करते हुए सलाह देते हैं। दलित साहित्यकार को अपने हित में ये जिद छोड़नी पड़ेगी कि दलित साहित्य दलित ही लिख सकते हैं। इस संदर्भ में बहस जारी है। साहित्य में प्रेमचंद का कद गांधी जैसा ही था। इनके धुर विरोधी कहे जाने वाले नंदुलारी वाजपेयी को विश्व साहित्यकारों में तोल्स्टॉय के समकक्ष बताना पड़ता है तो नामवर लू शुन गोर्की से तुलना करते हुए उन्हें गोर्की और तोल्स्टॉय से कम अंतर विरोध ग्रस्त मानते हैं। मैनेजर पांडे विचारों से गोर्की के नज़दीक और यथार्थवादी विचित्रण में बालजाक है। जिस रचनाकार ने जीते जी उपन्यास सम्राट की उपाधि पाली थी, इस विषय पर उस समय भले ही विवाद हुआ हो, पर आज उन्हें सर्वसम्मति से इस तमगे से नवाज दिया गया है जैसे आज़ाद कृतज्ञ राष्ट्र गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि देता है। साहित्य में यह उपाधि पाने वाले प्रेमचंद अकेले दिखाई देते हैं। यही रचनाकार है जो वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखे जा रहे हैं। तो जिसे लेकर हिंदी पट्टी में बहस बनी हुई है, बहस का होना किसी रचनाकार को कमतर साबित नहीं करता, अपितु मैं इसे ही रचनाकार की जीवंतता व प्रासंगिकता मानता हूँ। ये लेख साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा दिनांक 5 अगस्त 2011 को आयोजित प्रेमचंद के कथा साहित्य की प्रासंगिकता संगोष्ठी में पठित आलेख रहा है। मैं इससे आज के संदर्भ में लगभग 12-13 साल हो गए। पुनः 31 जुलाई को गांधी प्रेमचंद को और प्रेमचंद की प्रासंगिकता को नए नए संदर्भ में देखा जाता रहा है। अभी भी इस परंपरा को बखूबी राजेंद्र यादव का हंस 31 जुलाई को एक संगोष्ठी करके फिर विचार विमर्श में ले आता है। और हंस चूंकि जिसके प्रथम संपादक और संस्थापक संपादक प्रेमचंद रहे हैं, उसके बाद उनके बेटे उसे चलाते हैं और आज राजेंद्र यादव चलाते हुए उनकी बेटी सुपुत्री बखूबी उसे अंजाम दे रही है। और 31 जुलाई को गांधी जी को याद किया जाएगा। इस संदर्भ में मुझे याद आया कि क्यों न यह आलेख जो उस समय पढ़ा गया था, इसको इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए। न जाने क्यों मैं उस समय प्रेमचंद, गांधी और किसान के संदर्भ में बात कर रहा था, लेकिन आज ये बहुत ज़्यादा अधिक प्रासंगिक हो गया है कि प्रेमचंद ने जितना किसान जीवन पर लिखा और इधर किसान समूह बॉर्डर पर दिल्ली के आसपास के आम रास्तों पर सड़क पर बैठे हुए हैं और सरकार से अपनी एमएसपी की डिमांड करते हुए लगातार आंदोलनरत है। ऐसे में गांधी को याद करना और ऐसे में इस आलेख की भी प्रासंगिकता बढ़ जाती है। बेशक माणिक्य वर्मा आदिम जनजाति शोध संस्थान में आयोजित 13 साल पहले जब हिमांशु पंड्या और कई ने बाकायदा टिप्पणी की थी, डॉक्टर नवल किशोर और नंद चतुर्वेदी ने ये लिख बता करके मुझे याद आ रहा है 13 साल पहले उन्होंने कहा था कि प्रेमचंद पर बात करते हुए आदिवासी कलमकार मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा था कि आप चाहते तो इनको आदिवासी दृष्टि से पड़ताल कर सकते थे और दलित की दृष्टि से पड़ताल कर सकते थे, लेकिन आपने लगभग संतुलित पर्चा पढ़ा और किसी ने ये बताया कि गांधी और वर्सेस प्रेमचंद और गांधी के बाद किसान पर जितना कुछ सोचा समझा गया वो प्रेमचंद द्वारा गोदान प्रेमाश्रम और अन्य कहानियों के माध्यम से पूष की रात जैसी कहानी लिखने वाले लेखक प्रेमचंद रहे हैं। ऐसे में
आज भी प्रेमचंद का कथा साहित्य प्रासंगिक है इस अर्थ में कि किसान जीवन को यदि समझना है, पहचानना है, किसान के साथ हो रही विसंगतियों को अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, इंडिकेट करना चाहते हैं, तो गोदान और प्रेमाश्रम, कफन आदि कहानियों को पढ़ना हो। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि कोई भी लेखक अपने काल की महान विभूति से प्रभावित होता है, तो इसी तरह से प्रेमचंद गांधी जी से प्रभावित थे। इस लेख में ये आप बराबर देख सकते हैं कि किस तरह से प्रेमचंद और गांधी साहित्य में एक तरफ प्रेमचंद थे, तो उसी दौरान गांधी राजनीतिक स्तर पर वैश्विक लीडर के रूप में थे, चूंकि उन्होंने जिनके साम्राज्य में सूरज कहीं अस्त नहीं होता था, उनसे टकरा करके देश को आज़ादी दिलाने वाले गांधी जी थे। तो स्वाभाविक है कि गांधी से प्रेमचंद प्रभावित तो होंगे ही, होना भी चाहिए। और इस लेख में आधे से ज़्यादा हिस्सा प्रेमचंद पर गांधी का प्रभाव, और शिवानी जिस तरह से कहती है कि आप गांधी से मिलकर वर्धा पहुंच कर के लौटे हो तो लगता है गांधी के चेले हो गए हो। ये बहुत बड़ी आलोचकीय टिप्पणी थी। तो उन्होंने कहा था कि मैं ये बात प्रेमाश्रम में पहले ही लिख चुका हूँ किसानों को लेकर के, जो मैं अब कह रहा हूँ। तो इस तरह से कह सकते हैं कि प्रेमचंद काफ़ी सुलझे हुए वैचारिक लेखक, रचनाकार, कथाकार थे। और आज प्रेमचंद इसलिए प्रासंगिक कहलाएंगे कि 31 जुलाई आ रही है और आप इस पर कई तरह से बहस होगी। और इस अर्थ में ये लेख भले ही 13 साल पहले लिखा गया था, लेकिन जिस तरह से शंभू बॉर्डर आदि पर किसान डटे हुए हैं, राजनीतिक चेतना उनमें जगी है कि राजनीति में किसान का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक और सांसद बेशक किसान पृष्ठभूमि से जाते हों, लेकिन उनसे वोट लेते हो, फिर भी किसान का प्रतिनिधित्व करते हुए किसान या सांसद दिखाई नहीं पड़ते। इस अर्थ में याद आते हैं एकमात्र नेता जिनका मैं हवाला दूंगा इधर, लेकिन वर्तमान में चौधरी चरण सिंह की तुलना करने के लिए हमारे पास अब तक कोई सांसद नहीं हुआ, कोई मंत्री नहीं हुआ जो प्रेमचंद की तरह प्रेमचंद की कथा साहित्य में जितनी बात आई है, उन बातों को उनके समकालीन गांधी नहीं उठा सके और आज तक नहीं उठाई जा रही। लेकिन चौधरी चरण सिंह, किसान जितना चौधरी चरण सिंह में बसता है, मुझे इसलिए याद आ रहे हैं कि प्रेमचंद की बात करते हुए गांधी की बात की जाती है। गांधी का प्रभाव प्रेमचंद की कथा साहित्य में दिखाई देता है, रंगभूमि तो स्पष्ट कर देती है। तो इस अर्थ में आज अगर हम देखें कि किसानों का प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में होना चाहिए, जब वो 60-70% के बीच में है, जब अपना वोट देते हैं तो उनका प्रतिनिधि विधानसभा लोकसभा तक मुखर होकर के आवाज नहीं उठा पाता। इस अर्थ में प्रेमचंद का मूल्यांकन अगर किया जाएगा तो आज भी प्रेमचंद सार्थक बैठते हैं, प्रासंगिक लगते हैं। तो साथियों, प्रेमचंद को इस तरह से देखा जाना चाहिए जिस तरह से गोयनका जी ने कहा था कि लोग ये कहते हैं, आलोचक कहते हैं, गोष्ठी में बोला जाता है कि प्रेमचंद पर बहुत काम हो चुका है, अब प्रेमचंद के अलावा और काम किया जाना चाहिए। और मैंने भी विश्वविद्यालय में जब पीएचडी के लिए टाइटल लेते हैं तो उस दौर में भी कहने लगे थे कि प्रेमचंद को छोड़ करके आप कोई भी शीर्षक लीजिए, दिया जाएगा। और अब मेरे पास भी कोई आता है या अब इस वक्त किसी गाइड के रूप में कोई शोधार्थी आता है तो प्रेमचंद को बेशक कहते हैं प्रेमचंद पर आप किस तरह से काम करोगे, हर तरह से काम हो चुका है। और फिर गोयनका जी ने
ज़बरदस्त काम किया है। लेकिन खुद गोयनका कहते हैं काम करने के बावजूद कि फिर भी प्रेमचंद पर काम होना बाकी है। और मैं इस लेख को पढ़ते हुए, वाचन करने के बाद मैं तस्दीक करता हूँ, स्वीकार करता हूँ कि जब शंभू बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं और राजनीति में आवाज़ उठा रहे हैं, इस संदर्भ में प्रेमाशा और गोदान, पूछ की रात और भी अन्य कहानियाँ जहाँ जहाँ भी किसान आते हैं, इनको पढ़ा जाना चाहिए। और शंभू बॉर्डर वर्सेस राजनीति, भारतीय राजनीति जिस दिशा में जा रही है, वो किसान विमुख होकर के इस संदर्भ में प्रेमचंद का अध्ययन करके एक नई शोध हो सकती है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि प्रेमचंद सार्वकालिक कथाकार है। इसलिए इनके बारे में कहा जाता है कि अगर 20वीं सदी का प्रारंभिक दशक से चौथे दशक तक का इतिहास अगर खत्म कर दिया जाए, किसी कारण से खत्म हो जाए, तो भी वो इतिहास इसलिए लिखा जा सकता है कि प्रेमचंद की कथा साहित्य को पढ़ करके उस समय के समाज को, यानी सामाजिक इतिहास प्रेमचंद की कथा साहित्य से पुनः सृजित किया जा सकता है, यानी उस समय के समाज को समझा जा सकता है। और मैं कहना चाहता हूँ कि किसानों को बेहतरीन तरीके से प्रेमचंद जिस तरह से समझे, जड़ों तक पहुँच करके समझे, इस अर्थ में प्रेमचंद आज भी प्रासंगिक है। और जितने भी राइटर वर्तमान में लिख रहे हैं वो किसान के संदर्भ में लिख रहे हैं, उस संदर्भ में प्रेमचंद के कथा साहित्य की आज के रचनाकारों की कथा साहित्य से तुलना की जानी चाहिए। उपन्यासों में प्रेमचंद के यहाँ किसान किस तरह से आते हैं और संजीव के यहाँ या वर्तमान समय में लिखे जा रहे उपन्यासों में, या मधु कांकरिया के हाल ही में आया उपन्यास किसान आंदोलन पर ही है, तो मधु कांकरिया के उस उपन्यास को लेकर के बात की जानी चाहिए प्रेमचंद के संदर्भ में। तो इस तरह से मधु कांकरिया हो या संजीव हो जो किसान जीवन पर लिख रहे हैं, तो उसकी शुरुआत प्रेमचंद से हो जानी चाहिए। साथियों, आज इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप इसको किसान जीवन के चितेरे मुंशी प्रेमचंद के अर्थ में पढ़ेंगे और किसान के संदर्भ में मुंशी प्रेमचंद के कथा साहित्य में किसान किस तरह से आते हैं, उनका अध्ययन आज भी किया जाना चाहिए। और आज करने के लिए आज के रचनाकारों की कथा साहित्य या उपन्यास से तुलना एक नए सोच को बाहर ला सकती है कि तब और अब में किसानों में कितना फर्क आया है। साथियों, धन्यवाद। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें।